नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी दुखद समाचार है। कल हमारी फिल्म जगत के बहुत ही उम्दा अभिनेता श्री राज कपूर, श्री ऋषि कपूर जी का अकस्मात निधन हो गया। इससे एक दिन पूर्व श्री इरफान खान जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन अभिनेता थे, उनका अकस्मात निधन हो गया। मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने सभी सब्सक्राइबर की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज के इस समय को देखते हुए मुझे दो लाइनें याद आती हैं। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, कौन सी रात आखिरी होगी, मिलते जुलते बातें करते रहो दोस्तों, एक दूसरे से न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। तो सभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, बात करते रहें और जीवन को एक अच्छे ढंग से, एक मानवीय ढंग से, मानवीय मूल्यों के साथ जीने का प्रयास करें। आज के इस लेक्चर में हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 7, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ एफएम मॉड्यूलेटर। इसके पूर्व पिछले अध्याय में हमने एएम मॉड्यूलेटर के लिए जो भी सिद्धांत था उसका, एएम मॉड्यूलेटर जनरेट करने का, उसका अध्ययन किया था। अब हम एफएम मॉड्यूलेटर जनरेट करने का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जिसमें जनरेशन एफएम वेव को जनरेट करने के लिए जनरली बेसिकली दो मेथड प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। अगर हमें एफएम वेव को जनरेट करना है तो जैसा हम जानते हैं कि फॉर एफएम मॉड्यूलेटर इट इज़ नेसेसरी दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज़ वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी मॉड्यूलेशन जो एफएम मॉड्यूलेशन होता है उसके अंदर हमारा प्रयास ये होता है कि हम इनपुट सिग्नल जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे रहे हैं उसके अनुसार कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करें। तो हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए जिस पे हम इनपुट में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दें और आउटपुट जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल के अनुसार परिवर्तित हो। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें मॉड्यूलेटर का अध्ययन करना है। तो इसमें बेसिक दो मॉड्यूलेटर सर्किट्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज अगेन सब क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, रिएक्टेंस एफएम मॉड्यूलेटर और वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर, जिसमें हम रिएक्टेंस एफएम मॉड्यूलेटर में दो रिएक्टेंस सर्किट यूज करते हैं, एफईटी रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, दूसरा रिएक्टेंस ट्यूब मॉड्यूलेटर। रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर में दो तरह के सर्किट का हम अध्ययन करेंगे और एक होता है वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। ये तीनों जो मेथड हैं ये तीनों डायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। इसके साथ एक मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंस सर्किट का अध्ययन करते हैं कि जिस सर्किट के आधार पर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर हम बना रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो रिएक्टेंस सर्किट का रोल है। तो डायरेक्ट मेथड फॉर एफएम जनरेशन, इन दिस मेथड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज डायरेक्टली वेरिड विद मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। यानी डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के डायरेक्टली वेरी करती है। वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करने के लिए हम वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर की जो खास बात है वो ये है कि जब हम उस पर इनपुट सिग्नल का वोल्टेज हम जब चेंज करते हैं तो आउटपुट में जो हमें सिग्नल मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट वोल्टेज के अनुसार परिवर्तित होती है, जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करने का।
तो VCO इज अ डिवाइस हुज फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज। तो यहां पर आप देखें तो FO इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल, इट इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। सो दिस इज द सर्किट ऑफ द रिएक्टेंस सर्किट, जिसमें L और C हमने पैरेलल में यूज किया हुआ है, जिसमें अगर हम वोल्टेज इनपुट का बाइस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को अगर हम चेंज करते हैं तो इसमें इसकी रिएक्टेंस परिवर्तित होती है, यानी L और C की वैल्यू में परिवर्तन होता है। तो रिएक्टेंस अगर चेंज हो रही है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द LC सर्किट ऑफ रेजोनेंस सर्किट ऑल्सो कैन बी यूज फॉर FM जनरेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि LC सर्किट या रेजोनेंस सर्किट को हम FM वेव जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। In this circuit, the value of inductance और capacitance changes by the modulating voltage और input voltage। यानी जो भी रेजोनेंस सर्किट होता है या LC सर्किट होता है, उसकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू उस पर अप्लाई होने वाले इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होती है। Hence the resonance frequency of resonance circuit can be changed with the change of L and C। जैसा कि हमने देखा FO इज इक्वल टू 1/2π√LC, तो L और C अगर चेंज होता है तो उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो जब हम इनपुट वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो L और C चेंज हो रहा है, और L और C चेंज होगा तो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे इनपुट सिग्नल जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके अनुसार आउटपुट में हमें एक फ्रीक्वेंसी में चेंज मिले। तो ये हमारा रिएक्टेंस सर्किट का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम यूज करते हैं सबसे पहले रिएक्टेंस FM मॉड्यूलेटर में। इन रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर रिएक्टेंस सर्किट जो कि प्योर रिएक्टिव सर्किट होता है इज यूज्ड बिफोर टैंक सर्किट। यानी कि रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर में पहले हम रिएक्टेंस सर्किट यूज करते हैं, और रिएक्टेंस सर्किट का जो आउटपुट है वो टैंक सर्किट को दे दिया जाता है। तो रिएक्टेंस सर्किट क्या करता है, उसके इनपुट पर अप्लाई होने वाले वोल्टेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से रिएक्टेंस सर्किट का रिएक्टेंस चेंज होता है। जब उस सिग्नल के आउटपुट को जब हम इनपुट देते हैं टैंक सर्किट पर, तो टैंक सर्किट पर जब इनपुट का रिएक्टेंस अगर चेंज होगा, इनपुट सिग्नल चेंज होगा, रिएक्टेंस चेंज होगा, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो हम इसके आउटपुट को टैंक सर्किट पर दे देते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ प्योर रिएक्टिव सर्किट डिपेंड्स अपॉन द बाइस वोल्टेज। यानी रिएक्टेंस सर्किट का जो प्योर रिएक्टिव सर्किट होता है उसकी रिएक्टेंस जो है वो 22 वोल्टेज पर डिपेंड करती है, और 22 वोल्टेज की जगह पर अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अप्लाई कर दें तो उसकी रिएक्टेंस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर डिपेंड हो जाती है। द रिएक्टेंस सर्किट कैन बी मेड विद द यूज ऑफ FET, BJT और वैक्यूम ट्यूब। यानी कि रिएक्टेंस सर्किट को बनाने के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या वैक्यूम ट्यूब। दोनों तीनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, जिसमें आप देखें सबसे पहले हमने एक रिएक्टेंस सर्किट यूज किया है। इस रिएक्टेंस सर्किट पर हम 22 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 22 वोल्टेज की जगह पर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देते हैं। टैंक्स और रिएक्टेंस सर्किट का जो आउटपुट है वो टैंक सर्किट को अप्लाई किया जाता है, और टैंक सर्किट से हमें आउटपुट मिलता है, दैट विल बी दी FM मॉड्यूलेटेड वेव। द इम्पीडेंस अक्रॉस टर्मिनल AB इज रिएक्टिव। अब FET वर्क्स एज अ 3 टर्मिनल रिएक्टेंस। यानी कि हमने अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ पर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का सर्किट यूज किया है, यहाँ पर हमने FET रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर यूज किया है। तो ये FET एक यूज किया है जिसमें ये गेट टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल, ये सोर्स टर्मिनल, और ये हमारा एक रिएक्टेंस सर्किट है। ये FET क्या बना रहा है, रिएक्टेंस सर्किट बना रहा है। इस रिएक्टेंस सर्किट का आउटपुट हमने इनपुट दिया है टैंक सर्किट को। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि द इम्पीडेंस अक्रॉस टर्मिनल AB इज रिएक्टिव। तो जो इसका जो AB टर्मिनल है, इस AB टर्मिनल के बीच का जो रिएक्टेंस है वो डिपेंड करता है AB जो है वो जो रिएक्टेंस है वो प्योर रिएक्टिव है। इम्पीडेंस क्या है, वो प्योर रिएक्टिव, यानी कि उसमें वैल्यू इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की, देयर इज नो रेजिस्टेंस। FET वर्क एज अ 3 टर्मिनल रिएक्टेंस, वो 3 टर्मिनल रिएक्टेंस की तरह काम करता है। द रिएक्टेंस ऑफ FET इज अक्रॉस ड्रेन एंड सोर्स हुज वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय गेट वोल्टेज। यानी रिएक्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस मिलती है, जो गेट वोल्टेज पर डिपेंड करती है, यानी इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करती है रिएक्टेंस की वैल्यू। हमने यही कहा था कि रिएक्टेंस सर्किट की जो आउटपुट पे जो रिएक्टेंस है वो इनपुट पे अप्लाई होने वाले 22 वोल्टेज की वजह से चेंज होती है, और 22 वोल्टेज में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो 2 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर प्योर रिएक्टिव इम्पीडेंस। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो इम्पीडेंस है वो प्योर रिएक्टिव होना चाहिए। अब प्योर रिएक्टिव होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या, द वैल्यू ऑफ बाइस करंट IB मस्ट बी नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट।
यानी इस FET की जो ड्रेन करंट है उसके कंपैरिजन में बेस करंट यानी जो गेट करंट है IB है उसकी वैल्यू नेग्लेजिबल होनी चाहिए। जो IB जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट की जो वैल्यू है वो ID कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। द इम्पीडेंस बिटवीन ड्रेन एंड गेट, ड्रेन और गेट के बीच में जो इम्पीडेंस है इम्पीडेंस जो कि रिएक्टिव है मस्ट बी मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो गेट और सोर्स के बीच में हमने क्या इम्पीडेंस लगाया है R, और गेट और ड्रेन के बीच में क्या लगाया है C। तो XC की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन R, जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू R से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दो वैल्यू अगर हमारी फुलफिल हो रही हैं तो हम ये कहेंगे कि इसके आउटपुट पे जो इम्पीडेंस है वो रिएक्टिव हो। देन अगर फिगर से हम देखें तो हमारे पास जो गेट वोल्टेज है इट्स नथिंग, इट्स अ IB बेस, जो IB करंट है मल्टीप्लाइड बाई R में जो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है। तो VG कितना होगा, V इंटू R अपॉन R माइनस JXC, बिकॉज IB की वैल्यू क्या है हमारे पास V अपॉन R माइनस JXC, ये वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें IB की, तो हमारे पास VG आ गया। ड्रेन करंट हम निकालेंगे तो ID इज इक्वल टू GM इंटू VG, GM इज अ कंडक्टेंस, VG इज अ गेट वोल्टेज। तो GM इंटू गेट वोल्टेज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं VR अपॉन R माइनस JXC। अब हम इंपीडेंस निकालते हैं टर्मिनल AB के अक्रॉस, तो हमारे पास आता था Z इज इक्वल टू V अपॉन I कितना है ड्रेन करंट। तो अगर हम वोल्टेज को ड्रेन करंट से डिवाइड कर दें तो हमें AB के अक्रॉस इंपीडेंस मिल जाता है। तो हमने इसमें ID की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास Z जो आया वो 1 अपॉन GM 1 माइनस JXC अपॉन R। अब हम ये मानते हैं कि इफ XC इज मच मच ग्रेटर देन R, हमने ये कहा कि आउटपुट जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो इंपीडेंस है वो प्योर रिएक्टिव होना चाहिए, और प्योर रिएक्टिव होने के लिए दो कंडीशन फुल होनी चाहिए थी, जिसमें एक ये थी XC इज मच मच ग्रेटर देन R। जो गेट और ड्रेन के बीच में जो इंपीडेंस था उसकी वैल्यू गेट और सोर्स के इंपीडेंस से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स XC मच मच ग्रेटर देन R। देन Z की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, माइनस JXC अपॉन GM इंटू R की वैल्यू यहाँ पर हमने इसे इग्नोर कर दिया, R की वैल्यू बहुत कम है, तो 1 माइनस JXC वाला टर्म JXC अपॉन GM इंटू R। तो यहाँ से हमारे पास XC जो इक्वलेंट है वो Z इज इक्वल टू 1 अपॉन GM R ओमेगा C, और R ओमेगा C की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई FC रख दिया, तो हमारे पास C इक्वलेंट जो आता है GM RC। तो XC इक्वलेंट 1 अपॉन 2 पाई FC इक्वलेंट, C इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है GM RC। गेट टू ड्रेन इंपीडेंस, अब हम ZGD जो गेट और ड्रेन के बीच में जो इंपीडेंस है वो गेट और सोर्स के इंपीडेंस हमने कहा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो ये लगभग 5 से 10 गुना होता है। तो हम ये मानते हैं कि लेट ZGD इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ ZGS। 5 से 10 गुना होगा तो N की वैल्यू अगर 5 गुना तो 5 हो जाएगी, 10 गुना तो 10 हो जाएगी। तो फिगर से देखें तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू NR गुना है, तो SC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई NR। Now putting the value of C in equation 2, so we get C equivalent to G upon 2 pi Fn. From equation 3, it is clear that the value of capacitance is depend upon the transconductance Gm. हम देख रहे हैं कि जो C की वैल्यू है वो ट्रांसकंडक्टेंस Gm पे डिपेंड करिए, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और N भी कांस्टेंट है, एंड इट कैन बी चेंज बाई बाइस वोल्टेज। तो Gm को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, केवल बाइस वोल्टेज से। 22 वोल्टेज अगर चेंज होता है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू चेंज होती है। C इक्विवेलेंट चेंज होगा तो जब टैंक सर्किट के इनपुट पे रिएक्टेंस चेंज होगा तो उसका आउटपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलेटेड वेव, FM वेव मॉड्यूलेटेड वेव जनरेटर। इफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड इन प्लेस ऑफ 22 वोल्टेज देन द सर्किट इंपीडेंस विल बी डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर हम 22 वोल्टेज की जगह मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अप्लाई करें तो जो आउटपुट है टैंक सर्किट का वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और इट विल डिपेंड ऑन दी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कि हमारा FM वेव का एक कॉन्सेप्ट था। तो इसका मतलब टैंक सर्किट से जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है दैट इज दी FM मॉड्यूलेटेड वेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।